हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। उसमें वो अपन ने जो कल पढ़ा था, जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में, तो उसके बारे में थोड़ा कल वाला रिवीजन कर लेते हैं ब्रीफ में और फिर आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरे बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उद्देश्य प्रस्ताव में है वो जो क्या क्या मेन फीचर्स या क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में अपन थोड़ा जो पढ़ा था कल उसके बारे में देख लेते हैं कि जो मुख्य मुख्य तीन तरह का न्याय दिया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह का न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह की दी गई थी? तो स्वतंत्रता 8 तरह की दी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में, लेकिन प्रस्तावना में कितनी है वर्तमान संविधान में? वो 5 तरह की है। तो कौन कौन सी थी 8 तरह के उद्देश्य प्रस्ताव में? तो वो थी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ और कार्य। ये 8 तरह की जो स्वतंत्रता दी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। लेकिन संविधान में, वर्तमान जो संविधान है उसमें वो 5 तरह की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता जो दी गई है उसमें वो ये 3 नहीं, व्यवसाय, संघ और कार्य, ये 3 जो है वो नहीं है। उसके बाद में अपन ने देखी थी प्रतिष्ठा कितने तरह की, समता कितने प्रकार की दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें। तो उसमें वो समता 3 प्रकार की थी, विधि के समक्ष समता, प्रतिष्ठा अवसर और विधि के समक्ष समता। ये 3 तरह की वो समता या समानता दी गई थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये है वो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं संविधान की सभा की जो समितियां बनाई गई थी विशेष कार्यों के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह होती है तथा किस्मत हमेशा लिफ्ट की तरह। यानी कि मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह और किस्मत लिफ्ट की तरह। लिफ्ट है वो हमेशा साथ नहीं देती है, लेकिन जो चींटियाँ होती है वो हमेशा साथ देती है। इसी प्रकार जो मेहनत है वो हमेशा हमारे जीवन में साथ देती है। तो किस्मत पर भरोसा कम रखें और मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर आप भरोसा ज़्यादा रखें तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। मेहनत करते रहिए और मेहनत पर विश्वास रखिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी उसके बारे में। संविधान सभा की समितियां, ये समितियां क्यों बनाई गई थी, क्या इनके उद्देश्य थे? तो जैसे कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, एक तो वो सारे मिलकर एक ही कार्य को करें, और एक ये हो सकता है कि अलग अलग कार्य को अलग अलग समितियों के द्वारा बांट दिया जाए। तो कौन सा दक्ष कार्य होगा? जो समितियों के द्वारा किया गया कार्य वो दक्ष होगा। तो इसीलिए समितियां बनाई गई थी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो भी लोग संविधान सभा के जो सिद्ध हस्त सदस्य थे उसको उसी समिति में इंक्लूड किया गया था, वो काम उन सदस्यों को दिया गया। तो इसीलिए वो संविधान की जो कार्य था उसमें दक्षता लाने के लिए संविधान को वो संविधान सभा के निर्माण में वो समितियां बनाई गई थी अलग अलग, और उनको अलग कार्य दिया गया था। तो उसके बारे में अपन आज देखते हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा की समितियां, इसमें वो अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको है वो आप गंभीरता से लें थोड़ा। तो चलिए, संविधान सभा की समितियां, और इधर लिखते हैं अध्यक्ष और इधर लिख लेता हूँ समितियां, यहाँ समिति, और इधर लिखेंगे अपन उन समितियों के जो अध्यक्ष थे उनके नाम। संविधान सभा की संविधान सभा की समितियां। तो चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि पहली समिति कौन सी थी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन संघीय संविधान समिति। कौन सी? संघीय संविधान समिति, यानी संघ के लिए जो संविधान बनाना है उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो, इनके वो अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? संघीय संविधान समिति के। और दूसरी समिति देखें अपन तो पहली है संघीय संविधान समिति और दूसरी है संघीय शक्ति समिति।
संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। इनके अध्यक्ष भी कौन थे? तो इनके अध्यक्ष भी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरी अपन समिति देखें तो तीसरी कौन सी थी? भारतीय राज्यों के लिए समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति। इनके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन तीनों के अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद में अपन चौथी समिति देखें तो वो क्या है? प्रांतीय समिति, यानी कि जो उसमें प्रांत है अलग अलग, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने जो उस समय के जो भी रियासतें थी, जो प्रांत थे, उनको सबको एकजुट कर अखंड भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। उसी के साथ अपन देख लेते हैं और कौन कौन सी समितियाँ जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, तो उसको देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार, पहले मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, इधर लिख लेता हूँ, अल्पसंख्यकों मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य तथा आंशिक बाह्य क्षेत्र। कौन कौन? बाह्य तथा आंशिक बाह्य क्षेत्र। इनके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कौन से थे? तो ये असम के मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य तथा आंशिक बाह्य जो क्षेत्र के लिए समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो ये एक समिति ऐसी है जो बहुत बड़ी थी, ब्रॉड थी काफ़ी। तो इसके लिए इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ भी बनाई गई थी। कौन सी? जो ये समिति है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, जनजाति, बाह्य तथा आंशिक बाह्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत ही 5 उप समितियाँ बनाई गई थी, क्योंकि इसमें ये है वो अपने आप में बहुत बड़ी थी। तो जो कौन कौन सी उप समितियाँ बनाई गई थी इसके अंतर्गत, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। उसके बाद में देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यक के लिए उप समिति, अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। ये H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक थे, तो इनको है वो अल्पसंख्यक जो उप समिति बनाई गई थी उसके वो अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद देखें तो जनजातीय क्षेत्र, असम का जो जनजातीय क्षेत्र था उसके जो अध्यक्ष असम के लिए, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ
बारदोलाई। यहाँ इसको ऐसे लिखें, पहले लिख लेते हैं गोपीनाथ बारदोलाई थे जो है वो जनजातीय क्षेत्र, जो असम के जो जनजातीय क्षेत्र असम, उसमें वो बहुत बड़ा प्रांत था, तो उसके वो अध्यक्ष है वो गोपीनाथ बारदोलाई थे। जनजातीय क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, उप समिति, सलाहकारी उप समिति। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई जी। और उसके बाद देखें तो अपन बाह्य तथा आंशिक बाह्य क्षेत्र, इसमें तो असम के थे, और इसमें असम के जो भी अलावा जो भी क्षेत्र बसते हैं वो लिए गए थे। बाह्य तथा आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अलावा तो जो ये उप समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर, जो इनके अध्यक्ष थे। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 और 4। और जो 5वीं थी वो इतनी कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ये 4 जो उप समितियाँ इसको ही ध्यान में रखना है, उसको अपन यहाँ नहीं रखेंगे। उसके बाद में देखें तो कौन सी समिति आती है? कितनी? 5 हो गई थी। 6ठी समिति, प्रक्रिया के नियम समिति। प्रक्रिया के नियम समिति, प्रक्रिया के नियम जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे वो अक्सर सवाल आते रहते हैं RS प्री में, ये मिलान करने वाला सवाल आया था। एक तरफ जो समितियाँ दे रखी थी और एक तरफ इनके जो अध्यक्ष उनके नाम दे रखे थे, तो ये मिलान करना था, तो इसको अब इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे वर्तमान में जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा की जो भी बैठकें होती हैं उसके जो नियम होते हैं इनको रेगुलेट करते हैं। तो उसी प्रकार तो उस समय वो संविधान सभा में जो भी नियम होते हैं, तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो वो भी ये जो नियम उसको रेगुलेट करते थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। और कौन सी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे? तो वो थी राष्ट्र ध्वज के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए तदर्थ समिति, यानी एडहॉक तदर्थ समिति। इनके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही थे इनके अध्यक्ष भी। उसके बाद देखें तो अपन जो संविधान सभा की जो कार्य समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की कार्य समिति किस प्रकार कार्य वो संविधान सभा करेगी? संविधान सभा की कार्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। और आप अपन जानते हैं कि जैसे संविधान सभा है वो दोहरी भूमिका निभा रही थी। एक तो संविधान बनाने का कार्य भी करती थी, और एक संसद के रूप में यानी कि विधायिका के रूप में भी संविधान सभा है वो कार्य कर रही थी, जब तक है वो चुनाव नहीं हुए थे और सरकारें नहीं बनी थी। तो उस समय वो जो संविधान सभा जब संसद या विधायिका के रूप में कार्य कर रही होती थी, तब है वो जी.वी. मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। और संविधान सभा जब संविधान निर्माण में, तो वो राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष होते थे। उसके बाद में संविधान की जांच की जो विशेष समिति बनाई गई थी वो देख लेते हैं। संविधान की जांच हेतु, संविधान की जो जांच हेतु विशेष समिति बनाई गई थी। उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो चांद समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो ये समितियां हैं। और अब आने वाली जो समिति वो महत्वपूर्ण है, इनको आप वो अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें। अब अपन पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण समिति है संविधान सभा की उसके बारे में, और वो है प्रारूप समिति, यानी कि जो जिस समिति ने संविधान को तैयार किया था, प्रारूप बनाया था, प्रारूप तैयार किया था, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति ये कब आई, तो या कब गठित की गई, तो 29 अगस्त 1947 को। डेट ध्यान रखना, याद रखना, 29 अगस्त 1947 ईस्वी, 29 अगस्त को प्रारूप समिति गठित की गई। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और इनके अध्यक्ष सहित 7 थे। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। तो इनके वो अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और जो प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे वो कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर है, उनके सदस्य थे प्रारूप समिति के। और तीसरे जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। और चौथे हैं वो मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला जी भी इनके वो सदस्य थे। उसके बाद में देखें तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी शॉर्ट फॉर्म में के एम मुंशी जी लिखते हैं उनको, के एम मुंशी। और छठे सदस्य देखें प्रारूप समिति के छठे सदस्य कौन थे? तो एन माधवराव। एन माधवराव जो प्रारूप समिति की जो शुरुआत में जो सदस्य उनमें नहीं थे, ये वो बाद में बने थे। बी एल मित्र ने वो स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने वो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उनसे वो त्याग पत्र दे दिया था। तो बी एल मित्र की जगह है वो एन माधवराव जी है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। बी एल मित्र, इनको ध्यान रखना, बी एल मित्र के स्वास्थ्य कारण से त्याग पत्र देने से वो उनकी जगह है वो एन माधवराव जी है वो उनके प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। और जो 7वें सदस्य है उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 7वें सदस्य टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी ये वो किनके, ये भी है वो शुरुआत में जो प्रारूप समिति के सदस्य उनमें नहीं थे, ये भी बाद में बने हैं एन माधवराव की तरह। तो ये किनके स्थान पर बने थे? तो जो टी कृष्णामाचारी है वो डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर है वो टी कृष्णामाचारी को है वो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उनके है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये प्रारूप समिति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है, इसको अब आपको ध्यान रखना है और सारे सदस्यों के नाम और आपको याद होने चाहिए। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो इनके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी
एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी, ये सारे इनके सदस्य थे। और एन माधवराव और एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी ये वो बाद में सदस्य बने थे। एन माधवराव तो है वो BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था, इसलिए उनके स्थान पर बने। और टीटी कृष्णमाचारी ये वो DP खेतान साहब की जो मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर है वो टीटी कृष्णमाचारी बने। तो इनको याद रखने में आपको आसानी रहेगी कि देखो सब में है वो श्री कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, केवल एक दो छोड़ दे तो जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधवराव, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और कृष्णमाचारी, सब में वो कन्हैया जी के नाम आ रहे हैं, कृष्ण भगवान के नाम आ रहे हैं। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। जिनमें वो नहीं आ रहे थे DP खेतान साहब में इनके नहीं आ रहे थे, इनकी मृत्यु होगी। और BL मित्र उनमें भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं आ रहा था तो उनको है वो त्याग पत्र देना पड़ा। चलिए, तो ये प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को है वो गठित की गई थी। और प्रारूप समिति ने वो 60 देशों के संविधान को पढ़कर, कितने? प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान को अध्ययन कर, यहाँ लिख लेता हूँ, प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर, कितने? लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर भारतीय संविधान का को तैयार किया। भारतीय संविधान को तैयार किया, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया। कितने देशों के? लगभग 60 देशों के संविधान को तैयार किया। 60 देशों के उनको जो भी हमारे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर उनमें से जो भी बातें उनको अच्छी लगी और भारतीय परिस्थिति जो भी उन समय जो परिस्थिति है उनके अनुसार जो उनको सही लगी उनको है वो भारतीय संविधान में इंक्लूडिंग किया गया। और 60 देशों के संविधान को अध्ययन कर है वो अपने भारत के संविधान का निर्माण किया गया और फिर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और संविधान सभा ने है वो इसको 3 पठनों में पारित किया गया। कितने? 3 पठन। संविधान सभा ने 3 पठनों में वह संविधान जो का प्रारूप था उसको पारित किया है 3 पठनों में। जो कोई भी प्रस्ताव है वो सामान्यतः 3 प्रस्तावों में पारित होता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे वर्तमान में जो भी संसद कोई भी कानून बनाती है यहाँ तो वो 3 पठनों में पारित होता है। सबसे पहले जो पठन होता है, पहला पठन, तो उसमें तो उस प्रस्ताव के बारे में है वो सामान्य जानकारी देते हैं, इंट्रोडक्टरी होती सामान्य, जैसे उस प्रस्ताव का जो परिचय देते हैं और फिर ये डेट वो फिक्स कर लेते हैं कि इस डेट पर है इस प्रस्ताव पर विशेष चर्चा होगी। फिर है वो पहले पठन में तो यही होता है। दूसरे पठन में है वो सेकंड रीडिंग में है वो जो भी प्रस्ताव है उसको है वो खंडों में बांटा जाता है और प्रत्येक खंड पर गहनता से विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है, वोटिंग भी होती है और उनमें से जो भी इररिलेवेंट है उसमें वो जो संशोधन भी सेकंड पठन में किया जाता है। और फिर है वो तृतीय पठन में है वो जो भी सारे खंड बनाए गए उनको वापस एक बनाकर है वो उसको प्रस्ताव को पास किया जाता है। तो सामान्य 3 पठनों में कोई भी प्रस्ताव पास होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पठन है वो सेकंड पठन होता है। सारे संविधान के वो संशोधन है वो सब है वो सेकंड पठन में होता है। तो संविधान सभा को के प्रारूप को भी 3 पठनों में पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी संविधान को, ये 3 वर्ड ध्यान रखना है, संविधान को अंगीकृत, कौन कौन से 3 वर्ड है? अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित। सर्वसम्मति से ये किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब हम स्वीकार करते हैं, भारत की संपूर्ण जनता स्वीकार करती है संविधान को। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 नवंबर 1949 को ही
15 आर्टिकल उसी समय है वो लागू कर दिए गए थे। जो भी मुख्य आर्टिकल थे उनको वो उसी समय लागू कर दिए गए थे, और शेष रिमेनिंग जो भी संविधान था उसको 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये जो कौन कौन से मुख्य आर्टिकल थे इनको है वो पहले लागू किया गया, और बाकी वाला संविधान को है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इन तमाम बातों के बारे में अपन है वो कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में ज़रूर आई होगी, और अपने मित्रों के साथ ये क्लास को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए थैंक यू।